नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे DED SC ID एंड HI सेमेस्टर 4 का यह कॉमन पेपर है। पेपर नंबर 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज़, अर्थात दिव्यांगजन बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। पेपर 11 का 2 यूनिट है एक्सेसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा की सुगमता। ठीक है, 2 यूनिट की सब यूनिट है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे 2.5, क्योंकि इसके पहले आप लोग को 2 यूनिट की 2.1 से लेकर के 2.4 तक ऑनलाइन टीचिंग पढ़ा दिया गया है। तो 2.5 में है फिजिकल एक्सेसिबिलिटीज ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल, अर्थात विद्यालयों की भौतिक सुगमता और सार्वभौमिक रचना मॉडल या प्रारूप। तो आज हम जो चर्चा करेंगे केवल हम पढ़ाएंगे इसमें फिजिकल एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्कूल्स, अर्थात विद्यालयों की भौतिक सुगमता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट जो ऑनलाइन टीचिंग होगी वह होगी यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल के बारे में। ठीक है, तो आज चर्चा जो है केवल इतना ही होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं विद्यालयों की भौतिक सुगमता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो निर्मित वातावरण की सुगमता में सुधार लाने के लिए सुगमता का लेखा परीक्षण करना पहला कदम होता है। एक गुणवत्तापूर्ण सुगमता लेखा परीक्षण के लिए यह कुशल एवं अनुभवी सुगमता लेखा परीक्षक की आवश्यकता होती है। सुगमता लेखा परीक्षण में विद्यालयी वातावरण के उन तथ्यों की पहचान की जाती है जो उसके उपागम में बाधा होते हैं। ठीक है, तथा यह भी ज्ञात किया जाता है कि उसका किस प्रकार सुधार किया जा सकता है। इनमें से कुछ को भवन के प्रबंधन अथवा रख रखाव में परिवर्तन करके सुधारा जा सकता है। ठीक है, प्रबंधन समिति को परियोजना की सुगमता के लिए एक प्रत्यक्ष जिम्मेदार व्यक्ति को नामित करना चाहिए। उसे व्यक्ति की सुगमता अथवा सार्वभौमिक संरचना में विशेषज्ञ से व्यावसायिक परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, एक नई सुविधा की संरचना के मार्गदर्शन हेतु विद्यालय के कर्मचारी, विद्यार्थी एवं अभिभावक सूचना के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। परियोजना के पूरे समय में सुगमता की निगरानी ऐसी समय एवं समीक्षा की जानी चाहिए। सुगमता की उपलब्धि की जांच के लिए प्रमुख आवश्यकताओं पर औपचारिक सुगमता लेखा परीक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, विद्यालय वातावरण में सुगमता को 8 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 8 भागों में। ठीक, तो पहला जो भाग है वह है बाहरी विद्यालय वातावरण। ठीक है, दूसरा है विद्यालय प्रवेश द्वार, तीसरा है आंतरिक परिवहन, चौथा है रास्ता खोजना, पांचवा है क्षैतिज परिवहन, छठा है लंबवत परिवहन, सातवां है विद्यालय सुविधाएं और लास्ट में जो 8वां है वह है विशेषज्ञ कक्ष। ठीक है, तो भौतिक सुगमता के लिए जो 8 ये भाग हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला बाहरी विद्यालय वातावरण। ठीक है, बाहरी विद्यालय वातावरण यह अनुभाग विद्यालयों में बाहरी निर्मित वातावरण के विभिन्न तत्वों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है।
तथा सुगमता से संबंधित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों पर अमल करता है। विद्यालय के इन प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है, अर्थात बाहरी विद्यालय वातावरण के अंतर्गत भी एक दो पॉइंट को दिया गया है। जो पहला है परिवहन कड़ियाँ, परिवहन कड़ियाँ, ठीक है। तो सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने वाले विद्यार्थी अथवा जो विद्यालय तक पहुंचने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करते हैं, वे आत्मनिर्भर होकर सुरक्षित एवं सुगम रास्ते का उपयोग कर सकते हैं। उनमें स्थानीय प्राधिकारी के साथ कार्य करके आवश्यक सुधार लाया जा सकता है, जैसे उपयुक्त संकेतक लगाकर या पैदल यात्री के पारागमन में सुधार लाकर तथा स्पर्शी फर्श का उपयोग करके, ठीक है। नेक्स्ट जो है वह है आगमन एवं प्रस्थान, ठीक है। लवाना आगमन एवं प्रस्थान के लिए हमें क्या क्या करना है, ठीक है। तो आगमन एवं प्रस्थान के लिए भी निम्नलिखित मार्गदर्शक हो सकते हैं, ठीक। तो क्या मार्गदर्शन है? पहला है निर्धारित किए गए पैदल मार्ग को गाड़ियों के मार्ग से पूर्णतः अलग रखना चाहिए, अर्थात जो निर्धारित किया गया है मार्ग वह पैदल मार्ग को किससे अलग होना चाहिए? गाड़ियों के मार्ग से पूरी तरह से अलग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जहां अभिभावक की कार विद्यालय के मैदान में पहुंचती है तथा गाड़ी चलने वाले रास्ते पर उपयुक्त गति सीमा निर्धारित की जानी चाहिए तथा जाम से बचने के लिए स्कूल मार्ग प्रणाली का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए सुगम परिवहन स्थल, सुगम पार्किंग स्थल तथा छोड़ने का क्षेत्र विद्यालय प्रवेश से नज़दीक निर्धारित होना चाहिए, अर्थात विद्यालय कर्मचारियों के लिए जो सुगम है पार्किंग स्थल है, अर्थात जो जहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं वो विद्यालय से क्या होना चाहिए? नज़दीक होना चाहिए, प्रवेश द्वार से नज़दीक होना चाहिए, ठीक है। ताकि ये इस तरह के जो डिसेबल्ड बालक हैं इनको ज़्यादा दूर तक पैदल ना जाना पड़े और इन्हें आसानी हो आने जाने में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है बाहरी परिवहन मार्ग। सुगम परिवहन मार्ग सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित एवं स्वतंत्र उपयोग का अवसर देता है। समतल स्तर पर सीढ़ी या रैंप, जिसे हम ढलान कहते हैं, का विकल्प प्रदान करना सुनिश्चित करता है कि सभी लोग समान मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। एक व्हीलचेयर उपयोगकर्ता सीढ़ी का उपयोग कर सकता है, परंतु गामक कठिनाई वाले कुछ लोग ढलान के बजाय सीढ़ी का उपयोग करना अधिक सरल पाते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो भी बनाया गया है, जो भी परिवहन बनाया गया है वह कैसा होना चाहिए? समतल होना चाहिए, है ना। समतल जब होगा तो इससे क्या होगा कि जो जिन बच्चों को फिजिकली प्रॉब्लम है तो वह किसके सहारे से, व्हील चेयर के माध्यम से आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, अपने गंतव्य तक पहुँच सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या है, जो ढलान पर सीढ़ियाँ बनी हैं उसका उपयोग कर सकता है, जिसमें थोड़ा बहुत फिजिकल प्रॉब्लम हो, ये बच्चे क्या करते हैं ढलान के सीढ़ी के उपयोग से आराम से वहाँ उस स्तर तक, वहाँ तक अपने स्थान तक पहुँच सकते हैं, ठीक। अब दूसरा जो अब इसके अंतर्गत हेडिंग आता है विद्यालय प्रवेश द्वार। अब दूसरा जो है विद्यालय प्रवेश द्वार। विद्यालय प्रवेश द्वार से संबंधित कुछ प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला सुझाव जो है चौखट बिना सीढ़ी का तथा समतल हो। इसे समतल बनाने में छोटे परिवर्तन के तहत 300 मिलीमीटर तक का ढलान बनाया जा सकता है। कितने मिलीमीटर तक का? 300 मिलीमीटर तक, अर्थात जो भी चौखट बना हो बिना सीढ़ी का तथा समतल हो, ठीक है। और इसके परिवर्तन के तहत कितना? 300 मिलीमीटर तक का ढलान बनाया जा सकता है, ठीक है। प्रवेश द्वार पर 300 मिलीमीटर अथवा अधिक की ढलान बनाई जाए, वहाँ ढलान एवं सीढ़ी दोनों होनी चाहिए। वहाँ पर क्या होनी चाहिए? ढलान भी होना चाहिए और सीढ़ी भी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है
वह है जहाँ तक संभव हो हस्तचालित बंद होने वाले दरवाजे से बचना चाहिए। अर्थात जहाँ भरसक प्रयास करना चाहिए कि कैसा दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, जो हस्तचालित हो। ठीक है, उस तरह के दरवाजे से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसे खोलने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। अर्थात जब भी इसे खोलना होगा तो भाई ताकत की आवश्यकता होती है। हैं, अब ताकत की जब आवश्यकता होगी, जिससे इसको यूज़ करने के लिए फिजिकली जो प्रॉब्लम बच्चे उनको क्या होगी, समस्या होगी। ठीक है, तो इसलिए इसके उपयोग में क्या हो सकता है, गाँव के अक्षम व्यक्तियों को कठिनाई हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है मुख्य बाहरी प्रवेश के आंतरिक कार्यालय, स्वागत कक्ष एवं मुख्य प्रवेश द्वार के बीच दिखावट कर्मचारी के लिए जरूरतमंद विद्यार्थी आगंतुक को पहचानने में मदद करती है। अर्थात जो बाहरी प्रवेश द्वार है, जो आंतरिक कार्यालय, वो कैसा बना होना चाहिए, ऐसा हो जिससे आर पार दिखाई दे। अर्थात इससे क्या हो जाएगा, कर्मचारी लोग या देखेंगे, जो भी विद्यार्थी वहाँ पे आ रहे हैं तो उनको देख लेंगे, उनको पहचान जाएंगे कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को आने के लिए, तो किसी को भेज करके उसे आसानी से अंदर तक मंगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थी को छोड़ने अथवा वापस ले जाने के लिए समतल छायादार आश्रय स्थल की आवश्यकता होती है। अर्थात विद्यार्थियों को छोड़ने अथवा वापस ले जाने के लिए किस प्रकार का होना चाहिए, समतल अथवा छायादार, ठीक है, आश्रय का आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यालय में बने उपयुक्त संकेतक आगंतुकों को प्रवेश द्वार एवं स्वागत क्षेत्र की तरफ निर्देशित करती है। ठीक, अब जो नेक्स्ट तीसरी हेडिंग है वह है आंतरिक परिवहन। ठीक, आंतरिक परिवहन। परिवहन एक भवन के चारों तरफ सुरक्षित एवं स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की क्षमता को दर्शाता है। आमतौर पर विद्यालय बड़ी संख्या में समान शिक्षण कक्ष तथा छोटी संख्या में बड़ी सामुदायिक सुविधाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो एक परिवहन मार्ग से जुड़े होते हैं। बिना विशेषता सूचक लंबे गलियारा से बचना चाहिए। किस प्रकार के गलियारा से बचना चाहिए, लंबे गलियारा से बचना चाहिए। बल्कि विद्यालय का नक्शा एवं संरचना सरल जानकारी वाला रास्ता खोजने योग्य तथा भवन के चारों तरफ गति को सहयोग प्रदान करने वाला होना चाहिए। भवन का नक्शा तथा आगामी यात्रा की दूरी विभिन्न स्तर की ऊर्जा एवं क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अर्थात इस प्रकार का आंतरिक परिवहन होना चाहिए कि विद्यालय के अंदर ही ऐसा गलियारा ना हो जो बहुत जिससे क्या होना चाहिए, बच्चों को समस्या हो सकती है, तो इस प्रकार के गलियारे से बचना चाहिए। और विद्यालय भवन के चारों तरफ, ठीक है, गति सहयोग, अर्थात चारों तरफ ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो फिजिकली प्रॉब्लम बच्चे हैं वो आसानी से उस रास्ते के आंतरिक परिवहन के माध्यम से, रास्ते के माध्यम से उस विद्यालय तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का होना चाहिए, विद्यालय के चारों तरफ अंदर अंदर ही रास्ता होना चाहिए जिससे ये बच्चे आसानी से वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है रास्ता खोजना। ठीक है, रास्ता खोजना। रास्ता खोजने के लिए उभारदार अक्षरों, प्रतीकों एवं स्पष्ट दिशा सूचक का उपयोग किया जा सकता है। किस प्रकार का होना चाहिए, उभारदार अक्षरों, प्रतीकों एवं स्पष्ट दिशा सूचकों का उपयोग किया जाता है तथा ब्रेल अक्षर भी रास्ता खोजने के लिए सहयोगी होते हैं। ठीक है, सामान्य सुविधाओं जैसे स्वागत कक्ष, प्रधाना कक्ष, शौचालय, सीढ़ियों में रंग एवं सूचकों से संकेत देने पर सभी विद्यार्थियों आगंतुकों को विद्यालय में सही रास्ता खोजना आसान हो जाता है। ठीक है, स्पर्शी नक्शा दृष्टिअक्षम बच्चों को भवन के अंतर्गत स्वतः अनुकूलित बना देता है। ठीक है, कुछ उभरती हुई तकनीकें भी हैं जिसे स्मार्टफोन के अंतर्गत जीपीएस तथा अन्य
विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसे दृश्य एवं श्रव्य प्रारूप पर उपयोगकर्ताओं को रास्ता खोजने की सूचना प्रदान की जा सकती है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वह है क्षैतिज परिवहन। क्षैतिज परिवहन में भी निम्नलिखित होते हैं। अब इसके अंतर्गत पहला जो है वह है गलियारा। जहाँ तक संभव हो विद्यालय को लंबी यात्रा दूरी को कम करने की योजना बनानी चाहिए, जो कुछ गामक अक्षम विद्यार्थियों के लिए बाधक बन सकती हैं। ठीक है। सभी परिवहन मार्ग दो व्हीलचेयर को एक दूसरे के साथ चलने के लिए पर्याप्त रूप से चौड़े होने चाहिए। इसके लिए 2400 मिलीमीटर कितना 2400 मिलीमीटर की न्यूनतम चौड़ाई की प्राथमिकता दी जाती है। गलियारे में रेलिंग लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, अर्थात जो भी गलियारा बनाया जाए उसमें रेलिंग होनी चाहिए। ठीक है। इसके लिए कितना 2400 मिलीमीटर का न्यूनतम चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है। तो जब इस प्रकार का होगा तो जो गामक अक्षम विद्यार्थी हैं या दिव्यांग जो बच्चे हैं उनको आने जाने में, इस गलियारे से आने जाने में आसानी होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है दरवाज़ा। दरवाजे की संरचना, विशेषकर दरवाजे की चौड़ाई, दृष्टि पट्टिका के उपयोग में सरलता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। किस किस पर ध्यान देना चाहिए? विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है। दरवाजे अपनी अपनी तरफ खुलता है तो एक पलड़े के दरवाजे के अग्री छोर के बीच में कम से कम कितना 300 मिलीमीटर का आबाधित 300 मिलीमीटर का आबाधित स्थान होना चाहिए तथा दरवाजे वापस बंद करने पर दीवार से सटकर रुक जाना चाहिए। ठीक है। यह दरवाज़ा स्वचालित रिमोट से खोला जाता है। इससे एक व्हीलचेयर उपयोगकर्ता दरवाजा के पास पहुंचता तथा हत्थे को पकड़ता है तथा बिना पायदान को पिछली दीवार से टकराए हत्थे को पकड़कर दरवाजे को खोल सकता है। अर्थात जो भी दरवाज़ा बना हो कितने का होना चाहिए? एक पल्ले का होना चाहिए। ठीक है। एक पल्ले का होना चाहिए और वह कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि वह दरवाज़ा खोलने पर किससे सट जाए? दीवार से सट जानी चाहिए। इससे क्या होगा, जो व्हील चेयर उपयोग करता है उनको वहाँ तक पहुँचने में आसानी होगी। ठीक है। आसानी से उससे सरका सकते हैं, जिससे वह उनको पूरी जगह मिल जाती है, व्हील चेयर अंदर तक जा सकती है आसानी से। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है लंबवत परिवहन। विद्यालय के अंतर्गत लंबवत परिवहन में निम्नलिखित चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अब कौन कौन सी चीज़ है भाई? इसके अंतर्गत पहला है लिफ्ट। बहुमंजिल विद्यालयों में विभिन्न तल तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? लिफ्ट एवं सीढ़ियों की उपयोगिता व्हीलचेयर उपयोगकर्ता, कम गतिशीलता वाले लोगों सहित सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। उदाहरण के लिए उपलब्ध प्राथमिक विद्यालयों में जहां रैंप या लिफ्ट नहीं होती है तो सुनिश्चित करना पड़ता है कि सभी सुविधाएं भूतल पर उपलब्ध हों। ठीक। इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए विद्यालय प्राधिकारी द्वारा एक प्रभावी प्रबंधन योजना बनाई जानी चाहिए। ठीक है। जैसे यदि विद्यार्थियों को लिफ्ट उपयोग करने की आवश्यकता होती है तो वो बिना किसी के सहयोग लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात जहाँ पर बहुमंजिली इमारतें, अर्थात जहाँ पर 1 से या 2 से 3 मंजिले की इमारत है या विद्यालय हैं, तो वहाँ पर जब जो फिजिकली प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं या दृष्टि अक्षम जो बच्चे हैं उन्हें ऊपर तक जाने के लिए क्या होगा? लिफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। जब लिफ्ट की ज़रूरत होगी तो लिफ्ट के सहारे से ये बच्चे क्या करते हैं? आसानी से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। और जहाँ तक संभव होना चाहिए, जहाँ लिफ्ट की नहीं व्यवस्था है वहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो भी व्यवस्था इनके लिए जो की गई है या जो भी विद्यालय इनके लिए चलाए जा रहे हैं तो कहाँ पे होनी चाहिए? भूतल पर ही, मतलब कि पहले ही तल पर ही होना चाहिए, जिससे इनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक।
नेक्स्ट है ढलान एवं सीढ़ियाँ, अर्थात ढलान और सीढ़ियाँ कैसी होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक है, अच्छे संरचित रैंप के ढलान में क्रमशः फर्श स्तर पर बदलाव होने चाहिए, जिससे उस पर व्हीलचेयर उपयोगकर्ता का आना जाना सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तथा बहुत से बनावटी पैर वाले लोगों को रैंप के बजाय सीढ़ी का उपयोग करना आसान लगता है। इसमें सीढ़ी और रैंप दोनों का विकल्प देना आवश्यक होता है, अर्थात जहाँ भी रैंप या ढलान बनाई गई है वहाँ पर कितने कैसा होना चाहिए, अच्छे संरचित वाले, मतलब किसी अच्छे क्वालिटी वाले होनी चाहिए, है ना। जब इस प्रकार के होंगे तो जो फिजिकली प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं वो किसका उपयोग, व्हील चेयर का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तथा कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो सीढ़ियों का भी उपयोग कर सकते हैं, ना। तो जहाँ भी बना हो ये चीज़ तो वहाँ पर रैंप और सीढ़ी दोनों बना होने चाहिए, अर्थात इस तरह के जो बच्चे होते हैं उन्हें जो समझ में जो आसान लगेगा उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है विद्यालय की सुविधाएं। ठीक, सातवां जो हेडिंग है वह है विद्यालय की सुविधाएं। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित सुविधाओं के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पर्याप्त रूप समावेशित बनाया जा सकता है। ठीक है, और साथ इसके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है स्वागत कक्ष। विद्यालय में स्वागत कक्ष सुविधा माता तथा अन्य आगंतुकों के लिए प्रायः प्रथम संपर्क स्थल होता है। अन्य सभी सुविधाओं की तरह इसे सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संरचित किया जाना चाहिए। ठीक है, स्वागत कक्ष या पटल की ऊंचाई ऐसी होनी चाहिए कि सभी विद्यार्थी, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं तथा छोटे एवं बड़े कद के लोगों को समायोजित किया जा सके। अर्थात जो भी स्वागत कक्ष बनाया गया है तो वहाँ कैसा होना चाहिए, इस तरह का स्वागत कक्ष होना चाहिए कि जिससे वहाँ पर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता या आगंतुक हैं, वह किस पर प्रथम संपर्क जो करते हैं अपने वहाँ के विद्यालय के लोगों को, तो इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या होना चाहिए कि जो भी वो स्वागत कक्ष हो सही तरीके से, अच्छे तरीके से होना चाहिए। और जब ये पेरेंट्स आएंगे तो इनके बच्चे भी आएंगे, तो इनके बच्चों, मान लीजिए जो फिजिकली प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं, तो ऐसी जगह स्वागत कक्ष बना होना चाहिए जिससे ये उपयोगकर्ता, जो व्हील चेयर उपयोगकर्ता वाले बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, वहाँ पर आसानी से क्या करें, वो पहुँच सके। ठीक है, और अपने आप को वहाँ पर समायोजित किया कर सकें। नेक्स्ट है शौचालय। अब यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके बारे में चर्चा होगी। सुगम शौचालय अधिकांशतः अक्षम व्यक्तियों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। आमतौर पर सुगम शौचालय न्यूनतम प्रावधान में सम्मिलित किए जाते हैं। गामक अक्षम लोगों के लिए लिंग के अनुसार शौचालय पकड़ने के लिए पटरी के साथ साथ मानक के आकार से बड़े आकार की केबिन प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, इसमें महिला पुरुष के लिए अलग व्हीलचेयरों सुगम शौचालय प्रदान करना भी सम्मिलित है। अर्थात शौचालय ऐसा होना चाहिए, पहले तो लिंग के अनुसार, अर्थात महिला के लिए अलग और पुरुष के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। अर्थात जिससे जो गामक अक्षम बच्चे हैं, है ना, वो इस तरह का शौचालय होना चाहिए जहाँ पर कि बहुत ऊंचाई पे ना हो, वह एकदम समतल पर होना चाहिए, जिससे जो व्हीलचेयर उपयोगकर्ता जो दिव्यांग बच्चे हैं वहाँ पर आसानी से शौचालय तक पहुँच सके, है ना। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, शौचालय के अंदर सही तरीके से पकड़ने की व्यवस्था होना चाहिए, हत्थे लगे होने चाहिए, है ना, जिससे ये बच्चे शौचालय का सही तरीके से उपयोग कर सकें, उन्हें वहाँ पर अंदर बैठने में प्रॉब्लम ना हो, गिरने से बच सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था शौचालय के अंतर्गत होनी चाहिए। और जो केबिन बनी हो थोड़ा सा बड़ी होनी चाहिए, अर्थात जिससे बच्चे आसानी से वहाँ पर अपने व्हीलचेयर को ले जा सकें। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण कक्ष। शिक्षण कक्ष विद्यालय भवन का सबसे साधारण कमरा होता है।
सफल शिक्षण एवं अधिगम तथा सभी विद्यार्थियों को समान तौर पर शिक्षण कक्ष क्रियाकलापों से में सम्मिलित करने के लिए उपयुक्त शिक्षण कक्ष वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यह आवश्यक होता है कि सभी विद्यार्थी शिक्षण कक्ष के आसपास स्वतंत्र रूप से आ जा सकें तथा भंडारण क्षेत्र, उपकरण, बेसिन इत्यादि तक पहुंच सकें। जो लोग सहायक उपकरण जैसे व्हीलचेयर, बैसाखी या छड़ी का उपयोग करते हैं, उनके लिए समतल एवं पर्याप्त जगह होना जरूरी होता है। अर्थात शिक्षण कक्ष ऐसा होना चाहिए जो सभी प्रकार के बच्चों के आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। अर्थात मान लीजिए जो गामकक्षम बच्चे हैं या जो दृष्टिअक्षम बच्चे हैं तो उन्हें इस तरह का शिक्षण कक्ष होना चाहिए जिससे ये बच्चे अपने सहायक उपकरण के माध्यम से उस शिक्षण तक आसानी से पहुंच सकें तथा शिक्षण कक्ष के अंदर भी उनके बैठने के लिए भी अच्छी तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चे आसानी से अपने आप को समायोजित हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रकाश की व्यवस्था। अर्थात अब प्रकाश की व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कि प्रकाश का विद्यार्थियों को एकाग्रचित होने तथा आराम से सीखने की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक, यह एक नियंत्रण योग्य प्रकाश तंत्र जिससे शिक्षण कक्ष के उपयुक्त स्थान पर प्रकाश को घटाया एवं बढ़ाया जा सके। ठीक, अक्षम व्यक्तियों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। शिक्षण कक्ष में उच्च स्तर का प्राकृतिक प्रकाश प्रदान करने, चमकीले प्रकाश से बचने तथा अच्छी गुणवत्ता के दिन के प्रकाश का वितरण करने के लिए चमकदार क्षेत्रों को ध्यानपूर्वक रचना करके बांटना होगा। अर्थात जहाँ भी कमरे बने हों, जहाँ पर शिक्षण कक्ष की व्यवस्था, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ज़्यादातर जो प्राकृतिक प्रकाश मिल सके। ठीक है, प्राकृतिक प्रकाश जब मिल जाएगा तो इससे क्या होगा कि इससे बच्चों को थकावट नहीं होगी, सुस्ती नहीं आएगी, है ना। और ऐसे प्रकाश से बचना चाहिए जो ज़्यादा चमकीली ना हो। ठीक है, ज़्यादा चमकीली प्रकाश से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। अतः अगर जो नेचुरल नहीं मिल रहा है तो अच्छी गुणवत्ता वाले प्रकाश की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। ठीक, अब नेक्स्ट है वातावरणीय नियंत्रण। वातावरणीय नियंत्रण सभी विद्यार्थियों के लिए बेहतर वायु संचार आवश्यक होता है। स्वतंत्र हवा की कमी से एकाग्रता एवं सुस्ती की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा यांत्रिक वायु संचार प्रणाली उपयोग की जाती है तो उसका संचालन शांतपूर्वक किया जाना आवश्यक होता है क्योंकि पृष्ठभूमि शोर शिक्षण कक्ष के प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है सहायक तकनीकी। सहायक तकनीकी के लिए भी कुछ विचारणीय बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, लूप इंडक्शन एवं श्रवण प्रणाली की समय समय पर जांच करना जिससे सुनिश्चित हो सके कि वे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्रव्य दृश्य उपकरण जैसे प्रोजेक्टर का रखरखाव करना जिससे सुनिश्चित हो सके कि उनमें पृष्ठभूमि ध्वनि अथवा अत्यधिक गर्म होने की समस्या न उत्पन्न हो। ठीक, अब लास्ट में जो है वह है विशेषज्ञ कक्ष। ठीक है, विशेषज्ञ कक्ष ऊपर उल्लिखित शिक्षण कक्ष संरचना की महत्वपूर्ण सुविधाएं अन्य शिक्षण कक्षा के लिए भी लागू होती है तथा विशेषज्ञ कक्ष में विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इनमें से कुछ सूचनाएं प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अधिक उपयुक्त होती है जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब पहला क्या है, सहायक शिक्षण कक्ष। ठीक है, सहायक शिक्षण कक्ष छोटे समूह कक्ष जो लचीले उपयोग की अनुमति देते हैं। अधिकांश विद्यालयों के लिए अमूल संसाधन होते हैं
वे अधिगम सहायक संसाधन एवं भाषा शिक्षक द्वारा छोटे समूह अधिगम अथवा एक द्वारा एक कार्य के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है समान प्रयोजन कक्ष। समान प्रयोजन कक्ष एवं स्थान प्रस्तुतिकरण सभा एवं प्रदर्शन सहित कई प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। समान प्रयोजन कक्ष में कई प्रकार की विशेषताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे क्या है, अच्छी ध्वनि संरचना तथा श्रवण वृद्धि प्रणाली का प्रावधान, जैसे लूप इंडक्शन तथा चकाचौंध से मुक्त प्रकाश इत्यादि। ठीक है। अब नेक्स्ट है खेल एवं व्यायाम कक्ष। विद्यार्थी की शिक्षा में खेल एवं शारीरिक क्रियाकलाप एक मूलभूत तत्व है। विद्यालयों में अक्षम व्यक्तियों के लिए भी उपयुक्त शारीरिक क्रियाकलाप की पहुंच सुनिश्चित करना होगा। खेल कक्ष में भी सामान्य भवन संरचना में लागू होने वाली सुगमता की सभी आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है जलपान गृह। जलपान गृह के वातावरण में अन्य बदलावों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है। अर्थात जलपान गृह कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी, जो इस प्रकार से है। ठीक है। तो खाना खाते समय उपयोग होने वाली मेज अक्षम व्यक्तियों के लिए सुगम होनी चाहिए। अर्थात जहाँ भी खाना खाना है, खाना खाते समय जो भी उपयोग की जाती है वहाँ पर कुर्सी टेबल या मेज का उपयोग होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? अक्षम व्यक्तियों के अनुरूप होना चाहिए, उनके लिए सुगम होनी चाहिए। ठीक। विद्यार्थियों को थाली ले जाने के लिए पर्याप्त चौड़ाई का रास्ता होना चाहिए। अर्थात ऐसा जहाँ पे भोजन मिलता है तो वहाँ पर विद्यार्थियों को थाली ले जाने के क्या पर्याप्त मतलब खूब चौड़ा स्थान होना चाहिए इनके अनुसार, जिससे बच्चे आसानी से आ जा सकें। ठीक है। लास्ट में काटने का यंत्र, चटनी, मसाले, नमक, स्वयं सेवा पटल इत्यादि व्हील चेयर उपयोगकर्ता एवं छोटे कद के लोगों के पहुँच के अंतर्गत होना चाहिए। अर्थात जो भी वहाँ पर ये सब यूज़ करने वाली चीज़ें हैं, जैसे काटने का यंत्र, चटनी, मसाले, नमक, जो भी इनकी आवश्यकता है वह किस प्रकार से होने चाहिए? छोटे कद के पहुँच के अंतर्गत होना चाहिए, बहुत ऊंचे स्थान पर नहीं रखे होने चाहिए, जिससे क्या होगा आसानी से बच्चे उस चीज़ को उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कक्ष। कंप्यूटर कक्ष अक्षम व्यक्तियों के लिए कंप्यूटर सुविधाएं विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। वे उन सेवाओं एवं जानकारियों तक पहुंचने के लिए सूचना तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं जो उनके लिए उपलब्ध नहीं था। कंप्यूटर कक्ष फर्नीचर ऐसे होने चाहिए जिससे कक्षा में गति करना आसान हो। ठीक है। अर्थात जहाँ भी कंप्यूटर कक्ष फर्नीचर बना हो वह ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे क्या हो कक्षा में अच्छी तरीके से गति कर सके, ऐसा होता है आसानी से आ जा सके। ऐसा ना हो कि जहाँ पर कंप्यूटर कक्ष बना हुआ और ढेर सारे कंप्यूटर रखे हुए हैं और ऐसे बच्चे जो फिजिकली प्रॉब्लम वाले बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे जो फिजिकली प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं वे व्हील चेयर के माध्यम से भी वहाँ पर आसानी से उस कक्ष तक पहुँच सकें। ठीक है। नेक्स्ट है कार्यशाला। सभी उपयोगकर्ताओं को कार्यशाला का सुरक्षित उपयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का प्रयोग या पुनर्संरचना करने की आवश्यकता होगी। अब कौन कौन से हैं? पहला है ऊंचाई समायोजन वाली कार्य बेंच। ऊंचाई समायोजन वाली कार्य बेंच। दूसरा है सुगम परिवहन मार्ग। तीसरा है कमरे के चौड़े दरवाजे। नेक्स्ट है सुगम कंप्यूटर कार्यस्थल। अर्थात ऊंचाई समायोजन वाली कार्य मेज मतलब कि जो भी चीज़ें हो बहुत ऊंचाई पर, जो बेंच हो बहुत ऊंचाई पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सुगम परिवहन का मार्ग मतलब वो ऐसा मार्ग जिससे सभी प्रकार के बच्चे, चाहे दिव्यांग हो चाहे सामान्य हो, दिव्यांग के अंतर्गत जो मान लीजिए वो बच्चे जो फिजिकली प्रॉब्लम वाले हो बच्चे हों वो उस मार्ग से आसानी से आ जा सकें।
कमरे के चौड़े दरवाजे अर्थात कमरे के जो भी दरवाजे बने हो चौड़े होने चाहिए। ठीक है। सुगम कार्यक्षर मतलब कि जहाँ भी कंप्यूटर का कार्यस्थल है वहाँ भी आसानी से ये बच्चे जा सके, आ जा सकें। ठीक है। नेक्स्ट है सुगम मशीनें अर्थात वो मशीनें जिससे ये बच्चे सही तरीके से उसका उपयोग कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है चित्रण कक्ष में सुगम चित्रण मेज। ठीक। अब लास्ट में है पुस्तकालय। पुस्तकालय में विभिन्न आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है। अब इसके अंतर्गत है जैसे परिसंचरण। जिसे हम क्या कहते हैं, सभी विद्यार्थी पुस्तकालय के आसपास स्वतंत्रता पूर्वक पहुंच सके अर्थात सभी विद्यार्थी सही तरीके से जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, वहाँ पे आसानी से पहुँच सके। नेक्स्ट है भुगतान पटल। यहाँ पर एक इंडक्शन लूप, ऊंचे एवं नीचे स्तर का पटल पर पहुँच हेतु पर्याप्त स्थान एवं अच्छे प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है भंडारण। पुस्तकें ऐसे स्थान पर रखी हो कि व्हील चेयर उपयोगकर्ता सहित सभी विद्यार्थी उन तक पहुंच सके अर्थात जो भी भंडारण बना हो, जहां भी पुस्तकें रखी हो, ऐसे स्थान पर रखी हो जिससे जो फिजिकली प्रॉब्लम वाले बच्चे हैं वह आसानी से व्हील चेयर का उपयोग करके उस पुस्तक तक पहुंच सके, जिससे वो उनकी आवश्यकता हो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, पुस्तकों को ले सकें। ठीक। तो आज की टॉपिक अब यहीं समाप्त होती है। तो इस टॉपिक को आप लोग 2 से 3-4 बार अच्छी तरह से पढ़ लें। और आज जो टॉपिक पढ़ाई गई है, आप लोग को क्या पढ़ाया गया है कि विद्यालयों की भौतिक सुगमता क्या है। ठीक। विद्यालयों की भौतिक सुगमता के लिए किन किन चीज़ों का होना आवश्यक है। जैसे इसके अंतर्गत बताया गया है 8 भागों को के अंतर्गत बांटा गया है। तो पहला जैसा बताया गया है बाहरी विद्यालय वातावरण, दूसरा विद्यालय प्रवेश द्वार, तीसरा आंतरिक परिवहन, चौथा रास्ता खोजना, पाँचवा क्षैतिज परिवहन, छठवां लंबवत परिवहन, सातवां विद्यालय सुविधाएं और लास्ट में पढ़ाया गया आप लोग को विशेषज्ञ कक्ष। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग को पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग खूब अच्छी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद मैं आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप असाइनमेंट के तहत लिखकर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, जिससे आप लोग का मूल्यांकन किया जा सके। तो पहला क्वेश्चन है विद्यालय की भौतिक सुगमता के लिए किन प्रबंधनों की आवश्यकताएं होती हैं, विस्तृत चर्चा कीजिए। विद्यालयों की भौतिक सुगमता के लिए किन प्रबंधनों की आवश्यकताएं होती हैं, विस्तृत चर्चा कीजिए। ठीक है। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। नेक्स्ट फिर हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।